अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ के प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए थे और कहा था कि आप इन्हें ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। आज हम उसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखेंगे, आंसर देखेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ से रिलेट करता है और कौन सा न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ से। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल था, द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज 8 atm एंड द वॉल्यूम इज 15 लीटर्स। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस टू 6 atm, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम। क्योंकि इसमें वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आपके पास बॉयल्स लॉ है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आपके पास अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस न्यूमेरिकल में आपके पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है और वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है। ये न्यूमेरिकल आपके पास बॉयल्स लॉ से रिलेट करता है। अब हम डेटा बना लेंगे। डेटा में आपके पास फर्स्ट इनिशियल प्रेशर P1 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 8 atm। इनिशियल वॉल्यूम V1 आपके पास ये भी गिवन है 15 लीटर्स, ये रहा। फाइनल प्रेशर P2 6 atm, 6 atm यानी एटमॉस्फेरिक, आपके पास P2 भी गिवन है 6 atm। व्हाट इज़ द वॉल्यूम, आपने फाइनल वॉल्यूम V2 कैलकुलेट करना है। यानी P1 और P2 गिवन है, V1 गिवन है, V2 आपने कैलकुलेट करना है। ये बॉयल्स लॉ है आपके पास, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आपके पास क्वेश्चन में कहीं पे भी टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, इसका मतलब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट ही है। और ये मैंने आपके लिए मार्किंग कर ली है, 8 atm यानी P1 है आपके पास, 15 लीटर्स आपके पास V1 है इनिशियल वॉल्यूम, और 6 atm आपके पास P2 फाइनल प्रेशर है, और V2 आपने वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास है, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला पुट करेंगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। आपने जो डेटा बनाया है उसमें आपने फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप फाइनल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूले को आप अरेंज कर लेंगे। आपने कैलकुलेट करना है V2। तो P2 इक्वल्स टू, आपके पास जो इक्वल्स टू का साइन है इसके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आपने ये करना होता है कि यहाँ पर आपने V2 मालूम करना है। तो P2 इधर V2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा। जो भी चीज़, जो भी वेरिएबल एक तरफ इक्वल्स टू के अगर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड पे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्योंकि V2 कैलकुलेट करना है तो ये P2 इधर लेफ़्ट साइड पे आकर P1 V1 से डिवाइड हो जाएगा। एरो लगाकर मैंने आपको शो कर दिया है कि P2 लेफ़्ट साइड पे जाकर P1 V1 से डिवाइड हो जाएगा। आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। अब आप सिंपली वैल्यूज़ पुट कर लें। P1 की वैल्यू हमारे पास डेटा में गिवन है, P1 आपके पास 8 एटमॉस्फेयर है, आपने P1 की जगह 8 एटमॉस्फेयर लिख लिया। V1 की वैल्यू है 15 लीटर्स, V1 की जगह आपने 15 लीटर्स लिख लिया। P2 डिवाइड में आपने P2 की क्या वैल्यू है, 6 atm, 6 एटमॉस्फेयर, आपने डिवाइड में 6 atm लिख लिया। अब सिंपली इन्हें कैलकुलेट कर लें, 8 मल्टीप्लाई बाय 15, जो भी आंसर आएगा उसको आप 6 से डिवाइड कर लें। आपके पास atm, ये भी एटमॉस्फेयर का यूनिट है atm, और ये atm दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम यूनिट्स हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 आंसर आ गया आपके पास जब आपने 8 को मल्टीप्लाई किया 15 से और डिवाइड किया 6 से, तो आपके पास आंसर 20 आ गया है। क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो लीटर्स है, तो आंसर में भी आपके पास वॉल्यूम का यूनिट लीटर्स में ही आएगा। आपके पास जो डेटा में हमने डेटा बनाया था क्वेश्चन को देखते हुए, इनिशियल प्रेशर 8 था और फाइनल प्रेशर 6 हो गया, यानी वॉल्यूम ज़्यादा से कम हो रहा है। तो प्रेशर ज़्यादा से कम हो रहा है,
तो आपके पास वॉल्यूम कम से ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर 8 से 6 हो गया, ज़्यादा से कम हो गया, तो वॉल्यूम कम से ज़्यादा हो जाएगा। 15 से आपके पास आंसर में देखिए 20 हो गया। इससे भी आप बता सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ को ओबे करता है। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम। A sample of carbon monoxide gas occupies 150 ml at 25 degrees Celsius. It is then cooled at constant pressure until it occupies 100.0 ml. What is the new temperature? Boyle's law में वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इधर आपके पास सवाल में गिवन है एट कांस्टेंट प्रेशर, यह आपके पास सवाल में गिवन है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चार्ल्स लॉ ये स्टेट करता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वाइल प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो आपके पास जब सवाल में गिवन है कि प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है ये न्यूमेरिकल ये प्रॉब्लम चार्ल्स लॉ से रिलेट करता है। Until it occupies 100.0 ml, what is the new temperature? ये जो आपके पास सवाल में 25.0, 150.0, 100.0 ml, ये 0.0 ऐसी कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है। 100.0 ml हो या 100 ml हो, एक ही बात है। इसी तरह 25.0 ml हो, 25.0 डिग्री सेल्सियस हो या 25 डिग्री सेल्सियस हो, एक ही बात है आपके पास। तो ये न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ को ओबे करता है। डेटा बना लेते हैं हम। यह हमने डेटा बना लिया। इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास 150 ml। इनिशियल टेम्परेचर T1 आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 में 273 ऐड करेंगे तो आपके पास 298 केल्विन। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी हम बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास 273 केल्विन के बराबर होता है। तो कोई भी टेम्परेचर आपको जब भी डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा तो आप उसको लाजमी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आप जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है उसमें 273 ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में होगा। प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, ये सवाल में आपके गिवन है। फाइनल वॉल्यूम 100 ml। फाइनल टेम्परेचर T2 आपने कैलकुलेट करना है। देखिए मैंने सवाल में भी आपको मार्क कर लिया है। 150 ml V1 है, 25 डिग्री सेल्सियस T1 है, 100.0 ml V2 है और न्यू टेम्परेचर T2 आपने कैलकुलेट करना है। नाउ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप T2 फाइंड आउट कर लेंगे। आपने फॉर्मूले को अरेंज करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि V1 है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इधर ऊपर जाके V1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला T1 इधर ऊपर आकर आपके पास राइट साइड पे V2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आप T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपने क्योंकि T2 कैलकुलेट करना है, आपके पास सवाल में फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है, तो V1 जो इधर T2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आकर V2 और T1 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है। T2 कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, V2 मल्टीप्लाई बाई T1 डिवाइडेड बाई V1। आप वैल्यूज़ पुट कर लें। T2 की वैल्यू जो है आपके पास, T2 कैलकुलेट करना है आपने। V2 की वैल्यू आपके पास 100 ml है, डेटा हमने बनाया हुआ है। T1 आपके पास 298 केल्विन है और V1 आपके पास 150 ml है। ml और ml कैंसिल हो जाएगा। आपके पास T2 जब आप कैलकुलेट करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 298 डिवाइडेड बाय जो भी आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर लेंगे 150 से, तो आपके पास 198.7 केल्विन आंसर आ जाएगा। क्योंकि ml ये भी वॉल्यूम का यूनिट है, 150 ml ये भी वॉल्यूम का यूनिट है, तो ml से कैंसिल हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में होगा। आपके पास T2 यानी टेम्परेचर 198.7 केल्विन आंसर आ गया है। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ। 100
मल्टीप्लाई बाय 298 इक्वल्स टू 29,800 डिवाइडेड बाय 150। आपके पास 198.66 आंसर आ गया है। आप 198.66 भी लिख सकते हैं या राउंड ऑफ करके 198.7 भी लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में आपके पास फाइनल टेम्परेचर 198.7 केल्विन आ गया है, लेकिन बाज़ दफ़ा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्जन का पूछा जा सकता है कि आपका फाइनल आंसर अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो क्या होगा। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, और करके मैंने इधर शो किया हुआ है। सिंपली आपने क्या करना है, आपका T2 आंसर आया था 198.7 केल्विन। आप 198.7 केल्विन में से 273 डिग्री माइनस कर लेंगे। जब आप -273 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -74.3 डिग्री सेल्सियस। तो आप केल्विन में भी आंसर शो कर सकते हैं, और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है तो जो आंसर आपके पास केल्विन में आएगा सिंपली उसमें से 273 माइनस कर लेना है। जब आप माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 2।